स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्री जो हमारी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका आज भाग 56वां है और हम इस पर 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं तथा इनके पूछे जाने की संभावना रहती है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ में चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। आरके विथ एजुकेशन के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। और ये जो क्लास हैं ये आपको क्रम से मिल जाएगी। रीड साइकोलॉजी जो प्लेलिस्ट है हमने बना रखी है उसमें आपको एक क्रम वाइज मिल जाएगी। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दे रखा है अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन 2 दे रखा है उद्देश्य प्राप्ति की प्रेरणा, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक तनाव की प्रेरणा, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, ये वाला हमारा प्रश्न है। तो अभिप्रेरणा का इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला दे रखा था सीखने की प्रक्रिया और दूसरा दे रखा है उद्देश्य प्राप्ति की प्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का जो अर्थ है वो है उद्देश्य प्राप्ति की प्रेरणा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। अभिप्रेरणा जो शब्द है मैं इससे संबंधित आपको थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूँ। अभिप्रेरणा जो शब्द है यानी मोटिवेशन जो शब्द है लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है। मोटम जिसका अर्थ होता है टू मूव यानी कि किसी भी क्रिया को करने के लिए किसी भी क्रिया को करने के लिए सक्रिय होना, करने के लिए क्या होना, सक्रिय होना। और जो स्किनर की एक परिभाषा भी है वो भी साथ के साथ में याद कर लें आप। स्किनर की परिभाषा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। अधिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। तो ये परिभाषा भी साथ के साथ याद कर लें। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है अभिप्रेरणा का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रेरणा, ऑप्शन 2 दे रखा है उद्देश्य, ऑप्शन 3 दे रखा है बल, ऑप्शन 4 दे रखा है कौशल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा का जो मुख्य घटक है वो है प्रेरणा। क्या है, प्रेरणा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए आंसर इसका सही रहेगा। क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 है अभिप्रेरणा के अध्ययन के लिए सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है मैक्लीलैंड, ऑप्शन 2 दे रखा है मास्लो, ऑप्शन 3 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 4 दे रखा है पावलोव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा के अध्ययन के लिए मैक्लीलैंड ने भी दिया है सिद्धांत और मास्लो ने भी दिया है और स्किनर ने भी दिया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अभिप्रेरणा के अध्ययन के लिए जो सिद्धांत माना जाता है वो माना जाता है मेस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत या मास्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो बी आंसर इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। मेस्लो ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो मेस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है, मेस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत तो उसको बोलते हैं एक तो आत्म अभिव्यक्ति सिद्धांत, एक इसको बोलते हैं आत्म सिद्धि सिद्धांत, एक इसको बोलते हैं मांग सिद्धांत, एक इसको बोलते हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इस नाम से भी काफ़ी बार सिद्धांत पूछा गया, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। तो ये सिद्धांत है और इसके अंदर अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है। अब्राहम मैस्लो ने कितने प्रकार की आवश्यकताएं बताई है, 5 प्रकार की इसमें आवश्यकताएं बताई है। 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है इन्होंने। जैसे जैसे हम आगे प्रश्नों में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके जो संबंधित प्रश्न आएंगे उनमें हम ये जो 5 आवश्यकताएं ये भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, एक तो जैसे जीन पियाजे हो गया, अधिगम में स्किनर हो गया, पावलो हो गया और इसमें सिगमंड फ्राइड हो गए और ये मैस्लो हो गया अभिप्रेरणा में। तो इस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक है इनसे काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन 1 दे रखा है सामाजिक आवश्यकताएं, ऑप्शन 2 दे रखा है प्राथमिक आवश्यकताएं, ऑप्शन 3 दे रखा है स्व प्रेरणा, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मास्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत उसमें सामाजिक आवश्यकताएं भी हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं भी हैं और स्व प्रेरणा भी हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। अब जो 5 आवश्यकताएं उन्होंने बताई है कौन कौन सी है, तो इस प्रकार से एक त्रिभुज के अंदर इनकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो नीचे से स्टार्ट होती है। ये पहली जो आवश्यकता है वो है शरीर क्रियात्मक आवश्यकता इसको बोलते हैं क्रियात्मक आवश्यकता, यानी कि जैविक आवश्यकताएं जो होती है हमारे जैसे जिंदा रहने के लिए भोजन, पानी और कपड़ा मकान, जो आवश्यकता होती है वो इसके अंदर आ जाएगी शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। इसके बाद में अपना जो दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तो इसके अंदर आ जाएगी जैसे मकान हुआ, 4 दीवारी हुई, पुलिस फोर्स हुई, तो ये आ जाएगी मकान और 4 दीवारी आ जाएगी इसके अंदर सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा की आवश्यकता। इसके बाद में आती है आत्मीयता की आवश्यकता। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आदमी के पास में शरीर क्रियात्मक आवश्यकता पूरी हो रही है, सुरक्षा की आवश्यकता उसकी पूरी हो रही है, तो फिर वो दूसरों से अपने संबंधों को क्या करना चाहेगा, अच्छा संबंध बनाना चाहेगा, लोगों से अच्छे रिश्ते हों उसके, यानी कि अच्छे संबंधों
अच्छे संबंधों, प्यार प्रेम वाले रिश्ते को बनाना पसंद करेगा। इसके बाद में ये सब होने के बाद में उसकी जो आवश्यकता होगी वो होगी सम्मान और इज्जत की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता, जैसे समाज में उसका पद हो, प्रतिष्ठा हो, उचित मान सम्मान हो, तो ये सब चीज़ें मिलेगी सम्मान की आवश्यकता में। और लास्ट वाली जो आवश्यकता है वो रहेगी आत्मसिद्धि की अवस्था। आत्मसिद्धि की अवस्था, आत्मसिद्धि की अवस्था। इसके अंदर जब व्यक्ति मतलब अंतिम चरण में होता है तो समाज को अपना कुछ योगदान देना चाहता है, जैसे उसके द्वारा समाज के लिए क्या किया गया है, तो ये भी उनकी क्या है, एक आवश्यकता है। तो ये जो 4 प्रकार की आवश्यकता है, 5 प्रकार की आवश्यकता है अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में, पांचों आपको बता दिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, मास्लो के अनुसार सबसे निचले स्तर की आवश्यकता कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है आत्मसम्मान, ऑप्शन 2 दे रखा है सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन 3 दे रखा है शारीरिक अवस्थाएं, ऑप्शन 4 आवश्यकताएं, ऑप्शन 4 दे रखा है आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मास्लो के अनुसार सबसे निचले स्तर की जो आवश्यकता है वो कौन सी है? शारीरिक आवश्यकताएं। कौन सी है? शारीरिक आवश्यकताएं। तो सी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा, सी क्या रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, शिक्षा में अभिप्रेरणा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है समय को बचाना, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों को सक्रिय बनाना, ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षकों को सुविधाजनक बनाना, ऑप्शन 4 दे रखा है परिणाम सुधारना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा में अभिप्रेरणा का उद्देश्य है छात्रों को क्या बनाना? सक्रिय बनाना। तो बी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बी क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा, ऑप्शन 2 दे रखा है विषय के प्रति रुचि, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रशंसा की इच्छा, ऑप्शन 4 दे रखा है दबाव की इच्छा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा के जो प्रकार है, अभिप्रेरणा के 2 प्रकार है, एक तो है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, और इसको बोलते हैं सकारात्मक प्रेरणा, सकारात्मक, इसको प्राथमिक बोलते हैं, प्राथमिक, या इसको प्राकृतिक प्रेरणा भी बोला जाता है, प्राकृतिक, या इसको स्वाभाविक प्रेरणा भी इसको बोला जाता है। एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा इसका मतलब होता है कि कोई भी जो क्रिया आनंद प्राप्ति के लिए स्वयं की इच्छा से की जाए, मतलब हमारा अंदर से उसको लगना चाहिए कि हम ये कार्य हमको करना है। तो जैसे पुरस्कार प्राप्त करना हुआ, प्रशंसा हुआ या दबाव हुआ, ये सब तो कौन सी प्रेरणा हो गई? बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। लेकिन जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो हो गई जैसे कि विषय के प्रति रुचि होना, या हमें किसी भी क्षेत्र में मतलब पहला स्थान लाना, तो ये जो होती है ये होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, नौकरी लगना, ये सब कौन सी में हो जाएगी? विषय की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषय के प्रति रुचि। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। बाह्य अभिप्रेरणा कोई भी कार्य किसी बाह्य कारक के प्रभाव में आकर किया जाए, जैसे प्रशंसा हो गया, पुरस्कार हो गया, सजा से बचने के लिए किया, प्रतिस्पर्धा हो गई, शिक्षण सामग्री के प्रभाव से किया। तो ये सब जो है ये बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण होते हैं। बी आंसर इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है आंतरिक और भारी, ऑप्शन 2 दे रखा है स्थायी और अस्थायी, ऑप्शन 3 दे रखा है प्राथमिक और माध्यमिक, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग वर्गीकरण किया है। तो किसी ने आंतरिक और बाह्य बताया, किसी ने स्थायी और अस्थायी बताया, प्राथमिक और माध्यमिक बताया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। आंतरिक और बाहरी, तो प्राथमिक भी आंतरिक को बोलते हैं और बाहरी किसको बोलते हैं? माध्यमिक को। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर, आत्म साक्षात्कार का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 दे रखा है मानसिक विकास से, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रतिभा के विकास से, ऑप्शन 3 दे रखा है आर्थिक विकास से, ऑप्शन 4 दे रखा है भौतिक विकास से, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आत्म साक्षात्कार का संबंध किससे है? वो है मानसिक विकास से। किससे है? मानसिक विकास से। आत्म साक्षात्कार का मतलब है स्वयं का इंटरव्यू लेना, यानी कि खुद से खुद की बात करना। तो ये हो गया मानसिक विकास, खुद से खुद के बारे में प्रश्न पूछ रहा और उनका जवाब देना। तो ये जो मैस्लो की अंतिम आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, उसके अंदर ये शामिल है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता के अंदर आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है उससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, किस सिद्धांत में अभिप्रेरणा को सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों से जोड़ा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है पावलोव का सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा है स्किनर का सिद्धांत, ऑप्शन 3 दे रखा है मास्लो का सिद्धांत, ऑप्शन 4 दे रखा है वाटसन का सिद्धांत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस सिद्धांत में प्रेरणा को सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों से जोड़ा गया है? तो स्किनर का जो सिद्धांत है उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। स्किनर का सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे, स्किनर का सिद्धांत है अधिगम में, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा कि अभिप्रेरणा इसके अंदर पॉजिटिव कैसे है और नेगेटिव कैसे। तो अभी तो आप याद रखें स्किनर का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, भारी अभिप्रेरणा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है पुरस्कार, ऑप्शन 2 दे रखा है आत्मसंतोष, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक शांति, ऑप्शन 4 दे रखा है ज्ञान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भारी अभिप्रेरणा का जो प्रमुख स्रोत, भारी अभिप्रेरणा का पूछा तो आत्मसंतोष, मानसिक शांति और ज्ञान, ये तो कौन सी है? आंतरिक अभिप्रेरणा के साथ इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा के ये साधन है आंतरिक अभिप्रेरणा के। तो बाह्य अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? पुरस्कार। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अभिप्रेरणा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है
शिक्षा प्राप्त करना, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवहार को नियंत्रित करना, ऑप्शन 3 दे रखा है लक्ष्य प्राप्त करना, ऑप्शन 4 दे रखा है सीखने में रुचि बढ़ाना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित। तो अभिप्रेरणा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सीखने में रुचि को बढ़ाना। डी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। और इसका जो मतलब एक परिभाषा भी है, गुड जो मनोवैज्ञानिक है उनकी परिभाषा भी क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की क्या है, प्रक्रिया है। नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है, नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा भी है, एक अच्छी परिभाषा है ये भी। और इसके अलावा भी है एक परिभाषा और है स्किनर की, मैंने आपको बताई दी, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, ये परिभाषा हो गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है भय, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रशंसा, ऑप्शन 3 दे रखा है पुरस्कार, ऑप्शन 4 दे रखा है उद्देश्य की प्राप्ति, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप है वो है उद्देश्य की प्राप्ति। क्या है, उद्देश्य की प्राप्ति। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। अब एक अभिप्रेरणा चक्र और है, अभिप्रेरणा चक्र वो कैसे चलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो नीड होती है व्यक्ति की, क्या होती है, नीड यानी आवश्यकता होती है, आवश्यकता। उससे क्या प्रकट होगा, उसमें ड्राइव यानी चालक प्रकट होगा। क्या होगा, चालक, या इसको बोलते हैं प्रणोद या अंतर्नोद। इसके बाद में अराउजल यानी उद्वेलन, अराउजल यानी उद्वेलन यानी कि किसी भी कार्य करने के लिए तैयार होना, उद्वेलन इसको बोलते हैं, उद्वेलन। फिर करेगा व्यक्ति गोल डायरेक्टेड बिहेव यानी लक्ष्य से निर्धारित व्यवहार, लक्ष्य से निर्धारित व्यवहार। और फिर हो जाएगा उसमें अचीवमेंट, अगर उसको मिल जाती है तो उपलब्धि हो जाएगा यहाँ पे, उपलब्धि। और उसके बाद में हो जाएगी रिडक्शन ऑफ अराउजल यानी उद्वेलन में कमी। तो इस प्रकार से ये अभिप्रेरणा चक्र चलता है, उद्वेलन में कमी। इसको इस प्रकार से बनाया हुआ है। यहाँ से नीड स्टार्ट होगा, नीड के बाद में ये हो जाएगा ड्राइव, ड्राइव के बाद में फिर अराउजल यानी कि उद्वेलन, और उसके बाद में गोल डायरेक्टेड बिहेव, गोल डायरेक्टेड बिहेव। इसके बाद में अचीवमेंट मिल जाएगी व्यक्ति को, तो अचीवमेंट आ जाएगा यहाँ पे। अचीवमेंट के बाद में रिडक्शन ऑफ अराउजल यानी उद्वेलन में कमी। तो इस प्रकार से ये अभिप्रेरणा का चक्कर चलता है। तो डी आंसर इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की प्रक्रिया कहा है। ऑप्शन 1 दे रखा है वुडवर्थ, ऑप्शन 2 दे रखा है मैक्लीलैंड, ऑप्शन 3 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 4 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की प्रक्रिया कहा है। तो ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है वुडवर्थ की। क्या है, वुडवर्थ की परिभाषा है। तो ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर रहेगा। इसके अलावा स्किनर की जो परिभाषा है वो क्या है, अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, सर्वोत्कृष्ट क्या है, मार्ग है। तो एक परिभाषा ये भी है, और एक परिभाषा मैंने आपको गुड की बताई थी, अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया। ये परिभाषा भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, और स्किनर की भी और ये वुडवर्थ की भी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा सकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है डांटना, ऑप्शन 2 दे रखा है पुरस्कार देना, ऑप्शन 3 दे रखा है अनुशासनात्मक कार्रवाई, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्यभार बढ़ाना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वो है पुरस्कार देना। क्या है, पुरस्कार देना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर रहेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16 है, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में आत्मसम्मान किस स्तर पर आता है। ऑप्शन 1 दे रखा है पहले पर, ऑप्शन 2 दे रखा है दूसरे पर, ऑप्शन 3 दे रखा है तीसरे पर, ऑप्शन 4 दे रखा है चौथे पर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एक बार फिर से अपन इसका वो बना लेते हैं जो मास्लो का पदानुक्रम सिद्धांत है। तो पहली जो अवस्था है वो तो है शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता यानी कि भोजन कपड़ा वगैरह। तो शारीरिक आवश्यकता, इससे जैविक आवश्यकताएं इनको बोलते हैं, जैविक आवश्यकता यानी जीवन जीने के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती है, तो जैविक आवश्यकता हो गया है। इसके बाद में दूसरी जो है वो है सुरक्षा की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरी हो जाएगी हमारी सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी हो जाएगी आत्मीयता की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता। और चौथी जो आवश्यकता है वो है सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। और पांचवी जो है वो है आत्मसम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की। आत्मसम्मान की तो हो गई ना, आत्मसिद्धि की, आत्मसिद्धि की। तो आत्मसम्मान या सम्मान की जो आवश्यकता है वो कौन से नंबर पर आ रही है, चौथे नंबर पर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, अभिप्रेरणा किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षक की क्षमता पर, ऑप्शन 2 दे रखा है विद्यार्थी के व्यवहार पर, ऑप्शन 3 दे रखा है दोनों पर, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल पाठ्यक्रम पर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा किस पर निर्भर करती है, तो अभिप्रेरणा शिक्षक की क्षमता पर भी निर्भर करती है और विद्यार्थी के व्यवहार पर भी निर्भर करती है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 है, किस सिद्धांत में कहा गया है कि अभिप्रेरणा व्यवहार का परिणाम है। ऑप्शन 1 दे रखा है
व्यवहारवाद ऑप्शन 2 दे रखा है, संज्ञानात्मक सिद्धांत ऑप्शन 3 दे रखा है, मनोविश्लेषण सिद्धांत ऑप्शन 4 दे रखा है, सामाजिक सिद्धांत ऑप्शन 5 दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न। तो किस सिद्धांत में कहा गया है कि अभिप्रेरणा व्यवहार का परिणाम है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, आंसर हो जाएगा इसका व्यवहारवाद। क्या रहेगा सही आंसर? व्यवहारवाद इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। किस सिद्धांत में कहा गया कि अभिप्रेरणा व्यवहार का परिणाम है? तो व्यवहारवाद के अंदर ये बात कही गई है, ये आंसर इसका रहेगा सही। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है, अभिप्रेरणा और शिक्षा में संबंध किस प्रकार का है? ऑप्शन 1 दे रखा है समांतर, ऑप्शन 2 दे रखा है आनुपातिक, ऑप्शन 3 दे रखा है कारण और प्रभाव, ऑप्शन 4 दे रखा है स्वतंत्र, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा में और शिक्षा में संबंध हमसे पूछा है, अभिप्रेरणा में और शिक्षा में संबंध किस प्रकार का होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा इसका कारण और प्रभाव, यानी किस कारण से कौन सी अभिप्रेरणा काम कर रही है और उसके क्या प्रभाव हो रहे हैं। तो शिक्षा में और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? कारण और प्रभाव का। तो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप शिक्षा ग्रहण करने पर उसमें प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है, किसके अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्तित्व का मूल तत्व है? ऑप्शन 1 दे रखा है मैक्लीलैंड, ऑप्शन 2 दे रखा है गार्डनर, ऑप्शन 3 दे रखा है पावलो, ऑप्शन 4 दे रखा है फ्राइड, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किसके अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्तित्व का मूल तत्व है? तो व्यक्तित्व के बारे में जो इनमें से बात की है वो की है फ्राइड ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। किसके अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्तित्व का मूल तत्व है? तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार अभिप्रेरणा किसका है? व्यक्तित्व का मूल तत्व है। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, आंतरिक अभिप्रेरणा को किससे बल मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बाहरी पुरस्कार, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्तिगत रुचि, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक दबाव, ऑप्शन 4 दे रखा है शिक्षक की शक्ति, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को किससे बल मिलता है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा को जो बल मिलेगा वो मिलेगा व्यक्तिगत रुचि से। किससे मिलेगा? उस व्यक्ति में कितनी उस सब्जेक्ट के प्रति या उस चीज़ के प्रति कितनी व्यक्तिगत उसकी खुद की कितनी रुचि है, तो उससे आंतरिक अभिप्रेरणा को क्या मिलेगा? बल मिलेगा। तो बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। जैसे कोई विद्यार्थी रीटे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन कितना है, तो उसी प्रकार से इंटरनल मोटिवेशन कितना है, उसी से उसकी जो तैयारी कर रहा है उसको क्या मिलेगा? बल मिलेगा, या आंतरिक अभिप्रेरणा जो है उसको बल मिलेगा। तो व्यक्तिगत की रुचि कितनी है ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो बी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अभिप्रेरणा को स्थायी कैसे बनाया जा सकता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भय दिखाकर, ऑप्शन 2 दे रखा है आंतरिक रुचि जागृत करके, ऑप्शन 4 दे रखा है पुरस्कार देकर, ऑप्शन 4 दे रखा है सजा देकर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा को स्थायी कैसे बनाया जा सकता है? इसका मतलब ये है, जैसे कि रेट की विज्ञप्ति आई, सब लोग तैयारी करने लगे, कुछ दिनों तक सबने मोटिवेट होकर तैयारी की, लेकिन कुछ दिनों के बाद में लोगों ने तैयारी करना छोड़ दिया, फिर मतलब कमजोर कर दिया तैयारी को, मतलब ढीला छोड़ दिया। तो इसमें पूछा गया कि अभिप्रेरणा को स्थायी कैसे बनाया जा सकता है? तो अगर हमारे अंदर इंटरनल मोटिवेशन होगा, भाई हमको तो नौकरी लगना ही है, तो आंतरिक अगर हमारे अंदर आंतरिक अभिरुचि है या आंतरिक हमको रुचि है उसके अंदर उस सब्जेक्ट के प्रति या उस चीज़ के प्रति, तो हम आंतरिक रुचि जागृत करके उस जो अभिप्रेरणा जो हमारे सामने आई है उसको हम क्या कर सकते हैं? लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और निरंतर तैयारी कर सकते हैं। तो बी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा आंतरिक रुचि जागृति करके। बी आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, प्राथमिक अभिप्रेरणा से संबंधित आवश्यकता कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है आत्मसम्मान, ऑप्शन 2 दे रखा है भोजन और पानी, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक संबंध, ऑप्शन 4 दे रखा है आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो सिद्धांत था इसमें जो नीचे की 3 आवश्यकताएं हैं, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी और पांचवी, ये 4-5 आवश्यकताएं, तो इसमें से जो पहले की 3 आवश्यकताएं और अंतिम 2 आवश्यकताएं, इनको तो बोलते हैं उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। क्या बोलते हैं इनको? उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। और निम्न की जो नीचे की हैं इनको बोलते हैं निम्न स्तरीय आवश्यकताएं। निम्न स्तरीय आवश्यकताएं। तो प्राथमिक अभिप्रेरणा से संबंधित कौन सी आवश्यकता है? तो भोजन और पानी की जो आवश्यकता है वो हमारी क्या हो जाएगी? प्राथमिक आवश्यकताएं रहेगी। तो बी आंसर इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24 है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा में रुचि और प्रयास स्वतः ही उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है बाहरी, ऑप्शन 2 दे रखा है आंतरिक, ऑप्शन 3 दे रखा है नकारात्मक, ऑप्शन 4 दे रखा है सतही, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस प्रकार की अभिप्रेरणा में रुचि और प्रयास स्वतः ही उत्पन्न होते हैं? तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है उसमें रुचि और प्रयास स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता उसके लिए नहीं होती है। तो बी आंसर इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, बच्चों में पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरणा को कैसे विकसित की जा सकती है? ऑप्शन 1 दे रखा है सजा देकर, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रेरणादायक वातावरण बनाकर, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतियोगिता करवाकर, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल पाठ पढ़ाकर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्चों में पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरणा को कैसे विकसित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 दे रखा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा प्रेरणादायक वातावरण बनाकर। यानी कि हम बच्चों के सामने कुछ ऐसी कहानियाँ या ऐसे मतलब उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिनसे उनको प्रेरणा मिले और वातावरण कैसा बन जाए? प्रेरणादायक, यानी मोटिवेशनल जो एनवायरनमेंट है उनको मिलना चाहिए। तो बच्चों में पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरणा को विकसित किया जा सकता है। तो बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26 है, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा को किससे संबंधित मानते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है दंड और पुरस्कार से, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक स्थिति और प्रयास से, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक दबाव, ऑप्शन 4 दे रखा है शारीरिक विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा को किससे संबंधित मानते हैं? मानसिक स्थिति और प्रयास से। किससे मानते हैं? मानसिक स्थिति और प्रयास से क्या मानते हैं? संबंधित मानते हैं। तो बी आंसर इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27 है,
अभिप्रेरणा का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? ऑप्शन 1 दरका स्मृति पर, ऑप्शन 2 दरका व्यक्तित्व पर, ऑप्शन 4 दरका सीखने पर, ऑप्शन 5 दरका है, ऑप्शन 4 दरका मानसिक स्वास्थ्य पर, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा का जो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, अभिप्रेरणा का जो सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है मानसिक उस पर सीखने पर, मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं, सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जो परिभाषाएं भी हैं वो दे रखा है कि गुड की उसकी स्किनर जो परिभाषाएं वो है कि अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, यानी सीखने का क्या है? सबसे अच्छा मार्ग है अभिप्रेरणा। और गुड की जो अभिप्रेरणा वो जो परिभाषा है वो भी है कि अभिप्रेरणा क्या है? क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा उसे नियंत्रित करने की क्या है? प्रक्रिया है। तो अभिप्रेरणा का जो सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है वो किसमें मिलता है? अधिगम पर या सीखने पर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, मास्लो के सिद्धांत में सुरक्षा की आवश्यकता का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है आत्मसम्मान, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक स्थिरता, ऑप्शन 3 दे रखा है शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा, ऑप्शन 4 दे रखा है इसका सामाजिक स्वीकृति, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मास्लो के सिद्धांत में सुरक्षा की आवश्यकता का जो अर्थ है वो है शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा। क्या हो जाएगा? शारीरिक आर्थिक सुरक्षा। सी आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29 है, प्रेरणा से कौन सा व्यवहार विकसित होता है? ऑप्शन 1 दरका है नकारात्मक, ऑप्शन 2 दरका सकारात्मक, ऑप्शन 3 दरका अस्थायी, ऑप्शन 4 दरका अव्यवस्थित, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रेरणा से कौन सा व्यवहार विकसित होता है ये हमसे पूछा है। जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा प्रेरणा से कौन सा व्यवहार विकसित होता है? तो प्रेरणा से सकारात्मक व्यवहार क्या होता है? विकसित होता है। तो बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30 है, अभिप्रेरणा को किस प्रकार मापा जा सकता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रेरणा परीक्षण से, ऑप्शन 2 दे रखा है साक्षात्कार से, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यवहार विश्लेषण से, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी से, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा को किस प्रकार से मापा जा सकता है? तो प्रेरणा परीक्षण से भी मापा जा सकता है, साक्षात्कार से भी मापा जा सकता है और व्यवहार विश्लेषण से भी मापा जा सकता है। तो डी आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। यानी कि जो व्यक्ति के अंदर मतलब इंटरनल मोटिवेशन या बाहर एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होती है, अगर किसी में अभिप्रेरणा है तो उस व्यक्ति का जो व्यवहार है और उसके से प्रश्न पूछने का तरीका या उसके व्यवहार को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर मतलब कितना किसी कार्य करने के प्रति इसकी रुचि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न थे जो अभिप्रेरणा से संबंधित है। इसके अंदर हम और भी प्रश्न लेंगे अगले भाग में। तो अगर इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। आर के विथ एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप उसको जाकर सर्च भी कर सकते हो। तो ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए तथा और भी जॉब संबंधी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बने रहे तथा यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों के साथ में। और राजस्थान जीके की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो हमने जो रीट उसके नाम से राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी, तो आप वहाँ से उनको जरूर देख लें। क्योंकि हमने जो सोल्व करा रखी है आरबीएससी की जितने भी बुक हैं, आरबीएससी की बुक्स के अंदर से जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे उसके अंदर सोल्व करवा रखे हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए तथा और भी जो संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।